Hello दोस्तों, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to talk about on the next topic of HAP, that is the cellular level of organization. हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ HAP के बारे में देखा था कि HAP की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होती है, HAP में क्या क्या हम स्टडी करते हैं और कुछ बॉडी प्लेन के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो में अगर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ जो कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको भी देखा था। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी होती है। जैसे केमिकल लेवल की बात किया था, सेलुलर लेवल की बात किया था, टिश्यूज लेवल की बात किया था, ऑर्गन लेवल की बात किया था और ऑर्गन सिस्टम की बात किया था। तो पूरी जो हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होती है, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं और क्या क्या चीजें किन किन चीजों में इन्वॉल्व होती है, उस पूरी चीजों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने शुरू से ही सुनते आया होगा कि जो हमारी टिश्यूज होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, या फिर ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई जो कि एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बॉडी की, उसको कहते हैं सेल्स। तो आज हम देखें, आज अपनी पूरी बॉडी की ह्यूमन बॉडी में देखें तो बात करें तो इसको हम एक घर के समान मान लेते हैं। तो देखिए, घर एक होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रूम होते हैं, डिफरेंट रूम का डिफरेंट वर्क होता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी होती है। अगर हम घर, जैसे मान लीजिए घर में इंटर करते हैं तो एक रूम, जैसे मान लीजिए एक बरामदा पाया गया, ठीक, एक रूम पाया गया, उस रूम को हमने बोल दिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उस रूम के अंदर अब हम झांक के देखने वाले हैं कि उस रूम में क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए। तो उस पूरी चीजों को अब वन बाय वन करके देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के। इसमें देखिए, जो दिया हमारा जो सेल्स होती है वो बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जो सेल्स होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती है, जो कि देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशंस की बात करें तो इसमें जो केमिकल्स रिएक्शंस विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस उसमें होती हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना जी, वो जो बॉडी है हमारी पूरी बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे बेस्ड है। जिस दिन हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएगा उसी दिन हमारी कंडीशन होगी, डेथ कंडीशन हो जाएगी। ठीक, हमारी जो बॉडी होती है वो सभी चीजों से इक्विलिब्रियम अटेंड पे रखती है। जैसे बॉडी की प्रेशर्स हुई, एक्सटर्नल प्रेशर्स हुए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंडीशन में बात किया हम लोगों ने पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसी चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा क्या काम होता है, रेगुलेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मटेरियल। जो भी हमारे बॉडी में क्या होता है, इंटर होगा, क्या हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, कौन सी चीजों को हम अपने बॉडी में इंटर करेंगे, कौन सी चीज ऐसी होती है जो सेल्स के थ्रू आउटफ्लो होती है, कौन सी चीजें सेल्स के थ्रू इनफ्लो होती हैं। तो उस पर चीजों का जो भी हमारा बोल सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो भी हमारी सेल्स ही करता है, जो कि हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक, यूज जेनेटिक मटेरियल टू डायरेक्ट एंड सेल डिवीजन। सेल एक्टिविटी के लिए जो हमारी सेल्स में, देखिए जो भी हमारी सेल्स, कैसे पता चल जाता है, लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि इसका शकल माँ पे गया, इसका शकल बाप पे गया। कैसे? क्योंकि हमारे सेल्स में कुछ ऐसी कैरेक्टर्स होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर देती है। ठीक, तो ये हमारी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इस वीडियो को हम 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में खत्म करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ठीक, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, साइटोलॉजी क्या होती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मींस क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, बॉडी के कंपोनेंट के बारे में स्टडी, बॉडी के पार्ट ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। और जब उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे उसको कह देंगे फिजियोलॉजी। तो जो हमारी सेल्स होती है, जब हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स हम इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, दूसरी बात है हमारा सेल फिजियोलॉजी क्या होती है। जब हम सेल्स के कंपोनेंट या फिर सेलुलर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इसमें आ जाएगी हमारी सेलुलर फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए क्या, अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलने से पहले हम बात करते हैं जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स। हमारे सेल्स में क्या क्या जनरलाइज्ड सेल्स स्ट्रक्चर्स होती हैं। देखिए, पहली है हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में, ठीक। अब देखिए, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक। न्यूक्लियस जो होती है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स, जो भी हमारी न्यूक्लियस होती है उसमें जेनेटिक डीएनए और आरएनए कंटेन करता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ठीक। साइटोप्लाज्म देखिए जो हमारी सेलुलर फ्लूइड होती है, जो लिक्विड पार्ट होता है सेल्स में, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एवरीथिंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। जो भी हमारी कंपोनेंट होती है, जो भी हमारी पार्ट्स होती हैं सेल्स की, वो पूरी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, ठीक। साइटोसोल्स क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल्स पाया जाता है जिसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विद स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हुआ, ठीक है, राइबोसोम्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है हमारे बॉडी में। क्या क्या फंक्शंस होगा आगे बात करेंगे, ठीक। ये रही हमारी जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब देखिए इसमें क्या क्या सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लें थोड़ा। देखिए, ये हमारी क्या है, सेक्रेटरी वेसल्स होती हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। न्यूक्लियस में होती है हमारी, न्यूक्लियस में देखें तो क्रोमेटिन होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, ठीक है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। उसके अंदर होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस होती है न्यूक्लियस में। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद हमारे बाहर जो स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, क्या करते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बाद, सेल्स में होती है साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म में होती है साइटोसोल्स, जो कि लिक्विड पार्ट होता है हमारे बॉडी का, ठीक। साइटोसोल्स प्लस ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस। हमारी जो अगर बात करें साइटोप्लाज्म में क्या पाया नहीं जाता है, तो साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में साइटोसोल्स होता है जो कि हमारा लिक्विड पार्ट होता है, ठीक। उसके बाद बोलते हैं ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या काम होता है, ठीक है। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, ठीक। उसके बाद होती है माइक्रोफिलामेंट हमारी सेल्स में। उसके बाद होती है सीलिया, ठीक है। मोटाइल सीलिया होती है जो कि मूवमेंट ऑफ सेल्स में भी हेल्प करती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक। माइक्रोविलाइस भी होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक। सेंट्रोसोम्स होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, सेल्स में, ठीक। ये होती है हमारे सेंट्रियोल्स होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज का हमारे सेल्स के अंदर आने में और किसी भी चीज का हमारे सेल्स के अंदर जाने में, ठीक है। ये कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम होता है, इसका क्या काम होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है इसको भी पढ़ेंगे। प्रोक्सिमोम्स क्या होती है, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स क्या होती है, ठीक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स, इसका क्या काम होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है, पूरी चीजों को हमें वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी टिपिकल सेल स्ट्रक्चर्स थी, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए इसमें देखिए क्या दिया है, इसको देखते हैं। नॉट ऑल सेल्स कंटेंट दीज ऑर्गेनल, जितने भी ऑर्गेनल्स हमने बात किया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हैं राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइक्रोफिलामेंट, विलाई, सीलिया, ये सब जो भी कंपोनेंट का ऑर्गेनल्स के बात किया हम लोगों ने, पूरी जरूरी नहीं है कि पूरी सेल्स ही ऑर्गेनल्स का कंटेन करे, ठीक है। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स को कंटेन करती हैं, ठीक। अब देखिए ये बात है, हम अब बात करते हैं वन बाय वन करके। आप बात करेंगे स्टार्टिंग से हम प्लाज्मा के बारे में, ठीक। अभी आप लोगों ने सेल्स का स्ट्रक्चर्स देखा, सेल्स में क्या क्या होती है, सेक्शंस, क्रॉस सेक्शंस, व्यूज भी देखा कि माइक्रो वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, आउटर न्यूक्लियस के आउटर इन्वॉल्व को न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है साइटोसोल्स, जो कि पूरी ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है और इसका क्या काम होता है हमारे सेल्स में, ठीक है। तो चलिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं। हाँ, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें। देखिए ये जो होती है हमारी बॉडी की
फ्लेक्सिबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है बट स्टर्डी बैरियर्स दैट सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म। ये हमारी बॉडी की एक बैरियर होती है हमारी सेल्स की, जो हमारी इसके देखिए ये हमारी क्या होगी, एक क्या है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके आउटर एरिया में क्या होता है हमारा, उसके आउटर एरिया होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आई मीन सेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके आउटर स्ट्रक्चर्स पे होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, ये सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म को घेरी रहती है, ठीक। ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं इसमें फ्लूइड मोजेक मॉडल डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फ्लूइड मोजेक मॉडल के थ्रू क्या होती है, डिस्क्राइब होती है इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, बाई लेयर्स होती हैं, ठीक है, बाई लेयर्स होती हैं, ठीक। इसके ये हेड होती है, ये टेल पार्ट होती है, इसको भी अभी देखते हैं, ठीक। इसकी जो भी हमारी मॉडल होती है, स्ट्रक्चर्स होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, सीज ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग। जैसे आपने समुद्र देखा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ी समुद्र होती है, बड़ी समुद्र में क्या होती है, पूरी समुद्र क्या होती है, एक पूरी पानी के थ्रू होती है। उस पे जब आइस वर्ग को देखते हैं, ठीक है, आइस वर्ग को देखते हैं, वो उस पे फ्लोट करते हैं, किस पे, हमारे सीज। जब हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में क्या होती है, एक बड़ी समुद्र है, उस पे जो होते हैं हमारे क्या, उस पे जो होते हैं हमारे, उस पे जो होते हैं, एक मिनट, उस पे जो होते हैं हमारे क्या, आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या करते हैं, उस पे फ्लोट करते हैं, ऐसे फ्लोट करते हैं, ठीक। वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारी क्या होती है, फ्लूइड मोजेक मॉडल होती है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ने क्या कहा था, फ्लूइड एक मोजेक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, सीधे उन्होंने कहा था कि जो हमारी लिपिड की जो बाइलेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो फ्लूइड मोजेक मॉडल को शो करती है। फ्लूइड मोजेक मॉडल का मतलब क्या होता है, इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी लिपिड होती है ना, वो लिपिड जो होती है वो समुद्र के समान है। जो हमारी लिपिड होती है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाई जाती है, वो समुद्र के समान होती है। और जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो प्रोटीन जो होती है वो पूरे आइस वर्ग के समान होती है। जैसा लगता है कि जो हमारी लिक्विड पार्ट लिपिड होती है, उस पे जो हमारा प्रोटीन है वो तैर रहा है। जैसे हम समुद्र को देखते हैं, उस पे अगर समुद्र में देखें तो जो आइस वर्ग हमें दिखता है समुद्र में, जैसे लगता है कि वो उस पे फ्लोट कर रहा है, ठीक वैसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड होती है, लिपिड को इन्होंने समुद्र के समान माना है, और जो हमारी प्रोटीन्स होती है उसको इन्होंने किसके आइस वर्ग के मतलब माना है, आइस वर्ग के जैसा माना है, ठीक वैसे ही लिपिड की जो बाइलेयर्स होती है, इसमें क्या होती है, इन्होंने बस यही फ्लूइड मोजेक मॉडल में बस इन्होंने यही कहा है कि सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग। जैसे मान लीजिए लिपिड एक बड़ा समुद्र के समान है, उस पे जो प्रोटीन होती है तैरते के समान दिखाई देती है, ठीक। जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन जो होती है 50% लिपिड कंटेंट करती है और 50% प्रोटीन कंटेंट करती है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, फ्लूइड मोजेक मॉडल अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि हेड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी हमारी लिपिड, देखिए जो हमारी लिपिड होती है, ठीक, लिपिड के ऊपर जो भी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो टुगेदर मतलब आइस वर्ग के समान जो भी हमारी क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं, जो कि हमारी किस पे फ्लोट करती है, लिपिड पे। वो दो जो आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, लिंकेज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक। लिपिड इज अ बैरियर टू एंट्री। लिपिड जो होती है वो बैरियर होती है एंट्री की, एग्जिट ऑफ द पोलर सबस्टेंस। एक पोलर सबस्टेंस होती है, एक नॉन पोलर सबस्टेंस होती है, ठीक। तो जो हमारी लिपिड होती है ना, वो एंट्री करती है पोलर सबस्टेंस को, ठीक है, वो लाइक सबस्टेंस को अंदर आने देती है, ठीक है, जो कि पोलर नेचर को शो करते हैं, ठीक। प्रोटीन्स आर द गेट कीपर रेगुलेट ट्रैफिक। प्रोटीन जो होती है हमारी गेट कीपर की तरह होती है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो वो तभी ओपन होंगे जब जिस प्रोटीन के लिए, जो मान लीजिए एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, एक पार्टिकुलर गेटमैन है, ठीक है, अगर वो गेटमैन क्या कर रहा है, हमारे कंपनी के मेंबर को पहचान रहा है, ठीक, और उस कंपनी के बॉस ने बस बोल दिया है कि तुमको बस यही काम करना है कि जो तुम्हारी कंपनी के मेंबर है उन्हीं को बस अंदर आने देना है, ठीक। तो वो गेटमैन क्या करेगा, वो गेटमैन कंपनी के मेंबर को ही अंदर आने देगा, ठीक है। ऐसी हमारी प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स को क्या कहा गया है, प्रोटीन को कहा गया है कि तुम अगर ग्लूकोज के लिए काम कर रहे हो, सेल्स में ग्लूकोज को एंट्री दे रहे हो, तो सिर्फ तुम्हारा काम है कि ग्लूकोज को एंट्री देना। अगर कोई भी ट्रैफिक, अगर कोई भी अदर कंपोनेंट अगर
तुम्हारे अंदर आते हैं तो तुम उसको एंट्री नहीं दोगे। यही हमारी काम होती है प्रोटीन चैनल्स की पंप में। पंप भी होते हैं कुछ, इस पे चैनल्स भी लगे होते हैं। देखिए ये हमारी चैनल्स दिख रही है आपको, ये पोर्स दिख रहे हैं, इस पोरिंस के थ्रू हमारी क्या होती है, इंटर होती है क्या, सब्सटेंस, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट बने होते हैं। GLUT4 रिसेप्टर जो होता है वो हमारे क्या होता है, प्रोटीन्स के लिए होता है, वो ग्लूकोज के लिए होता है। कुछ अलग अलग सोडियम पोटेशियम पंप अलग होता है जो कि सोडियम के आने से ही खुलेंगे, उसको ही अंदर आने देंगे, ठीक। 15 लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर ईच प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो भी 15 लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं एक प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 15 लिपिड मॉलिक्यूल्स मिलकर एक प्रोटीन बोल सकते हैं के साथ हेल्ड होते हैं। अगर 50 लिपिड मॉलिक्यूल्स एक प्रोटीन के साथ हेल्ड होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आगे देखिए ये स्ट्रक्चर्स हमारी, देखिए ये स्ट्रक्चर्स क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर्स ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये हमारी लिपिड की लेयर है, ठीक है। ये हमारी लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, एक दो पार्ट्स होती हैं लिपिड की, एक होती है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, एक होती है वाटर हेटिंग, ठीक है। तो ये हमारी साइटोप्लाज्म में क्या होती है, अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसको साइटोसोल कहते हैं, ठीक है, साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी अपर ये जो हमारी सरफेस दिख रही है ये सब वाटर लविंग है, ठीक है, मींस हाइड्रोफिलिक है। तो ये सब वाटर के थ्रू क्या कर देंगे, एग्जर्ट होंगे। लेकिन जो इसका अदर वाला पार्ट होता है ये होता है वाटर हेटिंग। ये वाटर हेटिंग है तो ये क्या करेगा, वो हाइड्रोफिलिक फोबिया है, इसको हाइड्रोफोलिक है, तो ये क्या करेगा, वाटर को अंदर आने नहीं देगा, तो ये वाटर से दूर जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर्स हमें बाई लेयर, लिपिड की बाई लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स, इस पे ये प्रोटीन्स लगी होती हैं, ठीक है, जो कि आइसबर्ग के समान होती हैं, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है, ठीक। इसके ये इस पे प्रोटीन चैनल्स होती हैं, इसमें फैटी एसिड्स की, ठीक, फैटी एसिड से बनी होती है, ठीक। ये हमारी आपको लिपिड की बाई लेयर के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया हम लोगों ने, चैनल्स के बारे में बात किया जो कि प्रोटीन्स की चैनल्स होती हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को ही अंदर आने देती हैं, ठीक। साइटोसोल्स के बारे में बात किया, इंटरनल प्रोटीन के बारे में बात किया, ठीक। ये रही बात हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक। अब देखिए लिपिड बाई लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी स्ट्रक्चर्स है, ठीक। टू बैक लेयर, 3 टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। टू बैक लेयर होती है, 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 तरह के लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड स्कैटर्ड अमंग द डबल रो ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये हमारी किससे, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंपोनेंट है जिससे मिलकर हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। किससे किससे मिलकर बनी होती है, साइटोसोल्स, ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक। आपको ये समझ में आ गया जी। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें क्या दिया। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड की हम लोगों ने बात किया कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड से मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में बातें कर लेते हैं हम, इनके बारे में बातें करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, कंपैरिजन 50% ऑफ लिपिड इसमें होती है, ये 50% ऑफ लिपिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, 2 पैरेलल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बात करें, इसमें 2 लेयर, 2 लिपिड की पैरेलल लेयर होती है, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल्स इज एम्फीफैटिक, हैज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर रीजन। एम्फीफैटिक का मतलब होता है ये पोलर रीजन्स के लिए भी होते हैं, नॉन पोलर रीजन्स के लिए भी होते हैं, ठीक है। पोलर पार्ट जो होता है उसका हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक, हाइड्रोफिलिक होता है, एंड फेस ऑन बोथ सरफेस एंड वाटरी इन्वायरमेंट। ये इसका जो फेस होता है वाटरी इन्वायरमेंट की तरफ होता है। ये देखिए ये जो हमारी क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है जो कि वाटरी, साइटोसोल के तरफ इसका फेस होता है। जो भी वाटर जिधर आएगा उसका फेस उधर ही मिलता है। वाटर लविंग है, वाटर के साथ अटैच होना चाहेगा हमेशा, ठीक। इसका जो नॉन पोलर पार्ट होता है, टेल वाली जो हेड, ये हमारी हेड वाली पार्ट हो गई, ये हमारी टेल वाली पार्ट हो गई, ठीक। तो जो ये टेल वाली पार्ट होती है वो होती है हमारी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफोबिया होती है इसको। जब इसको फोबिया है तो वाटर के साथ जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। एंड लाइंस अप टू नेक्स्ट ईच अदर्स एंड इंटर्स द ग्लाइकोलिपिड्स विद द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी इंटीरियर ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, ठीक। इसके 2 लिपिड के 2 बाइलेयर के स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने बात कर लिया। कंपैरिजन इसका 55% लिपिड, सॉरी 5% लिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन में, 5% लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसका कंपैरिजन होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स फ्रॉम द पोलर हेड ओनली द साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन फेसिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स होती हैं फॉर द पोलर हेड्स, जो कि हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ फेसिंग करती हैं, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ मतलब फॉस्फोलिपिड का क्या काम होता है, कैसे फॉस्फोलिपिड में देखिए फॉस्फोलिपिड 50% लिपिड को कंटेन करता है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक देखिए एम्फीफैटिक नेचर को शो करता है ये फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या क्या एम्फीफैटिक नेचर का मतलब क्या हुआ, इसके पास दोनों कैरेक्टर होता है, पोलर का भी नॉन पोलर का भी। पोलर जो होता है हेड वाले रीजन होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वो हमेशा वाटर के साथ वाटरी इन्वायरमेंट के साथ अटैच होना चाहेगा क्योंकि वाटर लविंग है। जो नॉन पोलर पार्ट होता है, टेल वाला जो पार्ट होता है लिपिड का, वो क्या करेगा, ये हेड वाली पार्ट होगा जो कि वाटर लविंग है, ठीक है, वाटर लविंग है। ये जो टेल वाली पार्ट है हमारी लिपिड की, ठीक है, जो कि क्या वाटर हेटिंग है, वाटर हेटिंग है, ठीक, ये क्या करेगा, वाटर से दूर होना जाना चाहेगा, जो कि क्या होगा, हाइड्रोफिलिक एंड लाइन अप टू नेक्स्ट ईच अदर्स एंड इंटीरियर ग्लाइकोलिपिड। ये इंटीरियर ग्लाइकोलिपिड की पार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स फॉर्म अ पोलर हेड, जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होती हैं वो क्या करती है, पोलर हेड को बनाती हैं। ओनली ऑन द साइड ऑफ मेम्ब्रेन फेसिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर, जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है वो हमारी लिपिड की हेड वाली रीजन्स को बनाती हैं क्योंकि वो उसको फेस करना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, ठीक। आपको यहाँ समझ में आई, आगे चलते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें रेड कलर की जो मार्क्स दी गई है, इसमें देखिए ये फॉस्फोलिपिड होती है, पोलर हेड होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसमें देखिए इंटीग्रल प्रोटीन होती है, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और, ठीक। तो अब बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे अपना जो कि है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। क्या होती है पेरिफेरल प्रोटीन, सॉरी इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, पेरिफेरल के बाद बात करेंगे। इंटेंस्ड इनटू द कंप्लीट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी कंप्लीट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होती है। इफ इंटेंड कंप्लीटली अक्रॉस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऑल द एम्फोफेटिक विथ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स हाइंडिंग अमॉन्ग द फॉस्फोलिपिड टेल्स। एक मिनट, ये जो होती है ऑल द एम्फीफैटिक हाइड्रोफोबिक पोर्शंस हाइडिंग अमॉन्ग द फॉस्फोलिपिड टेल्स, ये हमारी जो भी हाइड्रोफोबिक पोर्शंस होती है वो हाइड करती है किसको, फॉस्फोलिपिड टेल्स को, ठीक। जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, देखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके पास शुगर पोर्शंस होता है, शुगर पोर्शंस होता है जो कि हेड वाले रीजन्स में होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करता है, कंटेन करता है, फेस करता है उसको, ठीक। उसमें अगर उसको फेस करके क्या करता है, उसको ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव द शुगर इन पोर्शंस फेसिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव द शुगर पोर्शन, जो भी हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास शुगरी पोर्शंस होती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेसिंग करती है, वो क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है वो गिव्स अस एक यूनिकनेस देती है हमें, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डाइजेस्टेड, जो भी हम डाइजेस्टन करते हैं उससे प्रोटेक्ट कराती है, ठीक है। क्रिएट्स स्टिकनेस टू द होल टू, ये क्या करती है, हमें एक चिपचिपाहट प्रदान करती है जिसकी वजह से क्या करते हैं, अगर दो सेल्स को होल्डिंग कराते हैं तो वो आपस में इजिली अटैच हो जाते हैं, ठीक। इट कैन होल्ड फ्लूइड लेयर्स क्रिएटिव स्लिपरी सरफेस, ये क्या करती है, स्लिपरी सरफेस बना के जो भी हमारी लिपिड की बाई लेयर्स होती हैं उसको क्या करता है, उसको चिपका के रखता है, उसमें आपस में होल्ड करके रखता है, कौन, इंटीग्रल प्रोटीन का बस काम नहीं देखते। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। बेसिकली पेरिफेरल प्रोटीन का क्या काम होता है और ये होते क्या है, ठीक। पेरिफेरल की प्रोटीन्स के बारे में बात करें, इसमें देखिए अटैच टू द आइदर इनर और आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के इनर पार्ट से या फिर बाहरी पार्ट से अटैच होता है। इजिली रिमूव फ्रॉम इट, इसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो होती है हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में देखते हैं ये, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये जो हमारी देख रही है, ये जो हमारी रेड कलर की जो मार्क्स दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब, ठीक है, ये हमारी प्रोटीनियस पार्ट्स होती हैं, ठीक है। ये जो होती है हमारी, ये भी क्या है, हमारी चैनल्स होती हैं जो कि प्रोटीनस पार्ट्स होती हैं, ठीक। सब ये हमारी प्रोटीनस पार्ट्स को मार्क किया गया है यहाँ पे, ठीक। फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन, फॉर्मेशंस ऑफ चैनल। चैनल देखिए हमारे बॉडी में चैनल्स होती हैं, क्यों होती हैं, क्या काम होता है इनके लिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे सेल्स में, क्या काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो चैनल्स पाई जाती है उनका क्या काम होता है, उनका काम ये होता है, देखिए ये जो फॉर्मेशंस ऑफ चैनल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पैसेज वे
पैसेजवे टू अलाउ द स्पेसिफिक सब्सटेंस टू फॉर्म पास थ्रू। अगर कोई हमारी मॉलिक्यूल्स है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स अगर हमारे सेल्स के अंदर जाएगी तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक बैरियर से उसको बचाएगा, ट्रैफिक से बचा के उस मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल्स के अंदर ले जाएगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स में हम इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, बाइंड द स्पेसिफिक सब्सटेंस, चेंज देयर शेप एंड मूव इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या करता है हमारे, क्या करता है उसका, क्या करता है हमारे जो भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे स्पेसिफिक सब्सटेंस को बाइंड करती हैं, उसके शेप को चेंज कर देती हैं। मान लीजिए स्फेरिकल शेप है तो उसको रॉड शेप बना देंगे, कौन शेप बना देंगे, उस जिसके थ्रू वो इजिली अपने अंदर ले लें। ठीक, तो उसके शेप को चेंज कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करा देंगे। ठीक, रिसेप्टर्स प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये जो होती है वो सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं, बाइंड टू द सब्सटेंस। ये हमारी क्या होती हैं, जो भी हमारी रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं इनके पास सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन होता है, जो कि क्या होती है हमारे सब्सटेंस के साथ बाइंड अप कर जाती हैं। ठीक है, उसको इजिली हमारे बॉडी को अक्रॉस द मूव करा देती हैं। ये रही बात हमारी प्लाज्मा फंक्शंस के बारे में। देखिए हमारे चैनल्स प्रोटीन्स के बारे में स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे चैनल क्या करता है, चैनल अलाउ द स्पेसिफिक सब्सटेंस टू मूव थ्रू द वाटर फिल्ड पोर। मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इंड्यूस द स्पेसिफिक चैनल टू सेवरल कॉमन आयंस। कुछ हमारे बॉडी में आयंस हो, जैसे सोडियम आयंस हुआ, पोटेशियम आयंस हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप हुआ, जो कि क्या करती है, सेवरल आयंस को क्या करती है हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर मूव कराने के लिए इनकी जरूरत किया जाता है, चैनल्स लगा दिए जाते हैं यहाँ पे, क्या करो जिसकी वजह से ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इजिली क्या करेंगे हमारे बॉडी के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन चैनल्स का यह काम होता है। ट्रांसपोर्टर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट द स्पेसिफिक सब्सटेंस। इनका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय चेंजिंग। अभी हम लोग बात करें इनके शेप को चेंज कर देंगे, उनके बिहेवियर को चेंज कर देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इजिली हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में इंटर कर जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स नीडेड अ सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द न्यू प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, इंटर इन द बॉडी सेल्स वाया ट्रांसपोर्टर, वो जो होती है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर के थ्रू इजिली हमारे बॉडी में इंटर हो जाती है, जो कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये जो होती है हमारी स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड्स है, इसको क्या है, इसको जाना है अंदर राइबोसोम के पास जाना, जो कि क्या होगा प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इसको कोडिंग को पढ़ेगा। ठीक, तो ये कहा किसके थ्रू जाएगी, ये होती है वो जाएगी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि इनको को अलाउ करेगा, जिसके वजह से वो जाएंगे। ठीक, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स में क्या होते हैं, लाइगेंड्स बाइंड अप थ्योरी। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कैसे सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है। तो इसमें लाइगेंड्स के थ्रू क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, वो लाइगेंड जाके उस रिसेप्टर्स पे बाइंड अप होगा, जैसे GLUT4 रिसेप्टर्स होता है। ठीक, हमारे सेल्स में GLUT4 जो ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स को समझाए, इंसुलिन को समझता है। ठीक है, जैसे ही ये GLUT4 रिसेप्टर पे इंसुलिन आके बाइंड अप करेगा तो ये अपने आप को खोल देगा। ठीक, किसके लिए खोलेगा, ग्लूकोज की एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स है उसके लिए इंसुलिन क्या है, लाइगेंड है। जैसे ही लाइगेंड इस रिसेप्टर्स पे बाइंड अप होता है उसकी गेट खुल जाती है फॉर द ग्लूकोज की एंट्री के लिए। ठीक, यही काम करते हैं ये, क्या करते हैं लाइगेंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए उसकी ओपनिंग खोल देते हैं, जिसके वजह से मॉलिक्यूल जो हमारे अंदर जाना होता है वो इजिली हमारे अंदर चला जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेल आइडेंटिफाई मेकर अलाउ द सेल रिकॉग्नाइज अदर सिमिलर सेल्स। सेल्स में कुछ आइडेंटिफाइड मेकर्स होती हैं जो कि एक अपने बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे बॉडी के पास कोई नॉलेज ना रहे कि ये हमारे बॉडी की सेल्स हैं, तो हमारे बॉडी की जो भी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो भी माइक्रोफेजिक स्टेज हैं, वो क्या करेंगे हमारे बॉडी के सेल्स को ही खा जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ बहुत सारी डिजीज हो सकती है हमारी। तो सेल हमारे बॉडी में सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आइडेंटिफाइड मेकर्स होती है, जो कि उनको अलाउ करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सिमिलर सेल्स आपस में रिकॉग्नाइज कर जाती है। लिंकर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में लिंकर क्या काम करते हैं, सेल्स में जो होते हैं, enclose the anchor proteins in cerebral membrane or other cells, allow the movement। ये सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सेल्स के शेप को बनाए रखने में, मूवमेंट को अलाउ करने में, और एंकर प्रोटीन सेल्स मेम्ब्रेन और अदर सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, एक्ट एंजाइम क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीड अप रिएक्शंस। ये हमारे एंजाइम जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिएक्शंस को
तेज करा देती है। ठीक, अब आगे देखिए स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आइडेंटिफाइड मेकर स्ट्रक्चर्स, इसमें देखिए क्या है, डिस्टिंग्विश योर सेल्स फ्रॉम एनीवन एल्स अनलेस यू आर द आइडेंटिफाइड ट्विंस एंड important class to such as maker as the major histocompatibility protein। ठीक, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है, जो कि सेल्स आइडेंटिफाइड मेकर्स होती हैं, जो इजीली हमारे बॉडी में आपस में क्या रिकॉग्नाइज सेंटर्स में हेल्प करती है। ठीक, इन लिंकर क्या होती है, लिंकर क्या होते हैं, एंकर फिलामेंट इनसाइड द आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी एंड शेप ऑफ द सेल्स। ये शेप ऑफ द सेल्स के लिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेबिलिटी के लिए। योर सेल्स लिंक्स टू सेल्स अदर टुगेदर, सेल्स क्या होता है आपस में, लिंक टू सेल्स टुगेदर, दो सेल्स आपस में क्या होती है, लिंक होती है। ये सब लिंकर की वजह से होती हैं। ठीक, हमने एंजाइम्स के बारे में बात करें, स्पीड ऑफ द रिएक्शंस क्या कर देता है ये। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इसमें क्या देखिए, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। इसमें जो दिया, मेम्ब्रेन आर द फ्लूइड स्ट्रक्चर्स ऑयली लेयर सेल्फ सीलिंग ऑफ द ब्रांचेस नीडल्स। जो भी हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, सेल्स में, अगर उसको हम नीडल्स के थ्रू पंचर्ड कर देते हैं तो वो सेल्फ अपने आप क्या कर देती है, हीलिंग कर जाती हैं। तो इस पे पास ऑयली लेयर्स होती हैं हमारे सेल्स में, जो कि अपने आप को सेल्फ हीलिंग करने में हेल्प कर लेती हैं, सीलिंग। ठीक है, सेल्फ आपस में सीलिंग कर लेती हैं। वो क्यों होती है, जैसे मान लीजिए अब उसमें कहोगे आप कि उसमें जो होती है बॉडी की कोगुलेशन फंक्शन हेल्प करती है, तो वो आगे की बात। अभी हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो सेल्स के बारे में ही बात करा जाएगा। हम लोग अभी हम ब्लड नहीं पढ़ रहे हैं, कोगुलेशन, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं पढ़ रहे कि हम अभी कोगुलेशन में चले जाएं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ये कंप्रोमाइज द फोर्सेस, मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट मूव फ्रीली। जो भी मेम्ब्रेन्स की मॉलिक्यूल्स होती हैं, साइटोसोल, जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली क्या करते हैं, आपस में रोटेट कर जाएंगे, वो इजिली मूव फ्रीली मूव कर जाएंगे। ठीक, जो भी नीड्स टू से 1/2 ऑफ लिपिड सेल्स, नीड्स, इसके बाद नीड स्टे इन 1/2 ऑफ लिपिड, ये 1/2 ऑफ लिपिड सेल्स में ये रह सकती हैं। ठीक, डिफरेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स टू पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द बाइलेयर। ठीक, फ्लूइडिटी, इट इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो भी इसकी फ्लूइडिटी होती है वो प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के थ्रू रिड्यूस हो जाएगी। इंक्रीज स्टिफनेस of the membrane, it's form the hydrogen bond with the neighboring phospholipid head। जो भी हमारी neighboring phospholipid head होती हैं, किसकी, लिपिड की, वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होती हैं, आपस में अटैच होती हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक, ये आपस में अटैच होती हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, सेलेक्टिव परमिटिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होता है, लिपिड बाइलेयर परमिएबल टू नॉन पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, जो कि हमारी जो लिपिड की बाइलेयर होती है वो परमिएबल होती है, किसके थ्रू, नॉन परमिएबल होती है नॉन पोलर सब्सटेंस के थ्रू, जो कि क्या होते हैं, अनचार्ज मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, स्टेरॉइड्स हुए, इन सब के लिए क्या होती है, ये परमिएबल होती है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, जो कि, ठीक, अभी हम लोग बताया कि एम्फीपैथिक नेचर्स को शो करती है जो भी लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, उसमें फॉस्फोलिपिड जो था इंपॉर्टेंट। ठीक है, परमिएबल टू वाटर विच फ्लो थ्रू द गैप्स दैट फॉर्म द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड हाइड्रोफिलिक मूव अबाउट। ठीक है, जो कि हमारी वाटर होती है, वाटर के लिए परमिएबल होता है लिपिड की बाइलेयर। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर जो होती है वो वाटर के लिए भी क्या होती है, परमिएबल होती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, दो गैप, जो भी हाइड्रोफोबिक कोर्स होती है उसके थ्रू गैप, उनके बीच में गैप्स होता है, उसके थ्रू वाटर मूव हो जाता है। ठीक, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज स्पेसिफिक चंक्स। जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, किसमें होती है, जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो क्या करती है, स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू प्रोटीन्स
जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू वर्क करती हैं, जैसे स्मॉल एंड मीडियम पोलर चेंज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के क्या करती हैं, अपने आप को मूव करा देती है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हुआ, ये सब के लिए क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। जो भी आयंस होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स अनेबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मैक्रो मॉलिक्यूल जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली मॉलिक्यूल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब वेसल्स के थ्रू उनको जाना होता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें देखिए क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है मेम्ब्रेन्स कैन मेंटेन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड वर्सेस आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो भी हमारे बॉडी में क्या होती है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, उनके अक्रॉस जो भी हमारे बॉडी की सेल्स होती है ना, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन कैन मेंटेन डिफरेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड वर्सेस आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो भी हमारी मेम्ब्रेन्स में क्या सब्सटेंस जाती है और क्या बाहर आती है, उनके बीच में जो कैसे ये होता है, ये एक प्रेशर्स के थ्रू होता है जिसको कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट प्रेशर कहते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में, जो कि इसको मेंटेन किए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे मोर O2 ऑक्सीजन Na+ आउटसाइड ऑफ द सेल्स, एंड जब भी हमारे बॉडी में क्या होती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड क्या होती है, हमारे सेल्स में क्या होती है, अंदर क्या होती है, हम सेल्स के अंदर देखें तो CO2 एंड कैल्शियम इनसाइड ऑफ द सेल्स, मोर CO2 एंड कैल्शियम इनसाइड ऑफ द सेल्स एंड मोर CO2 एंड सोडियम चैनल हमारे सेल्स, जो भी सोडियम आयंस होती है ना वो सेल्स के बाहर होती है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करती है। ठीक है, तो ये परमिएबल बनाने के अंदर होता है, पोटेशियम चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके जैसे मान लीजिए अंदर CO2 ज्यादा हो गया तो इसको बाहर रिलीज करने के लिए, तो जब ये बाहर जाएगा तभी तो ये अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या होता है, प्रेशर्स के साथ, प्रेशर ग्रेडियंट के साथ अपने कॉन्सेंट्रेशंस को मेंटेन किए रखते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन कैन मेंटेन डिफरेंट चार्ज आयंस बिटवीन इनसाइड, जो भी मेम्ब्रेन्स होती है वो डिफरेंट चार्ज आयंस को क्या होते हैं, मेंटेन किए रहती है। आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो भी इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होती है उसमें क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना वो डिफरेंट चार्ज आयंस, जो भी सोडियम हुआ पोटेशियम हुआ, इनको क्या करती है, बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड करने में, मूवमेंट कराने में वो डिफरेंट चार्ज इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के थ्रू उनको मेंटेन की रखती है। ठीक है, दस द सब्सटेंस मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज एरिया, जो भी इसके वजह से जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है, एक प्रेशर्स के थ्रू ही होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। आयंस हैव द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो भी आयंस हमारे सेल्स में मूव करते हैं उनके पास इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू वो आप एक्सचेंज होती है, मूवमेंट उनका होता है। ग्रेडियंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, और जो भी हमारी इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट उसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ हमारे सेल्स के अंदर और बाहर। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, देखिए सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स वेरी वैरायटी ऑफ प्रोसेस, जो भी हमारे सेल्स के अंदर सब्सटेंस होती है वो वैरायटी प्रोसेस के थ्रू क्या होती हैं, हैंडल करती हैं। मेडिएटिव ट्रांसपोर्ट मूव मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो भी हमारी मेडिएटिव ट्रांसपोर्ट होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के थ्रू क्या करती है, अपने आप को सेल्स के अंदर ले जाती है, मेडिएटेड जो भी ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक, नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होती है डज नॉट यूज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो भी नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है वो उसमें हम ट्रांसपोर्टर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो मेडिएटेड होती है उसमें हमारी जो चैनल्स के ट्रांसपोर्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके थ्रू ही अपने अंदर उनके थ्रू ही सेल्स के अंदर जाएंगे, उनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की इंपॉर्टेंट होती है। जो नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंस होते हैं जो नॉन मेडिएटेड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टर की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बाइलेयर, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में
एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रेशर एक ग्रेडियंट के थ्रू होता है, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू होता है। हायर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ये होता है इसमें। लेकिन जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसके लिए अभी देख, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे, देखिए ये हमारे क्या है, हिमालय पर्वत है, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक। इसमें देखिए क्या करते हैं, बना देते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, हंसिएगा नहीं, ठीक। इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर देखिए क्या है, अगर कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, उसको अगर हम यहाँ से नीचे छोड़ दें तो ये अपने आप आ जाएगा। क्या इसको प्रेशर की रिक्वायरमेंट है क्या इसको प्रेशर की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर इसको हम यहाँ से छोड़ दें तो ये आपस में नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये हायर टू लोअर मूव कर रहा है। लेकिन उसी सब्सटेंस को अगर हम यहाँ से इसको चढ़ा दें, इसको अगर वहां से ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर मूव कराएं, तो क्या हमें बिना एनर्जी का चढ़ जाएगा क्या? इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी खर्च करनी है, इसको ढकेल के यहाँ पे करना होगा, तभी ये जाएगा, ठीक है। मे भी ना जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होती है, वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, काम किया जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट हो रही है। तो जब एनर्जी लॉस्ट होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सब्सटेंस है उनका मूवमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। आपने समझ में आगे चलते हैं जी। यहाँ पे देखिए क्या दिया, वही बात किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एटीपी टू ड्राइव सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। जो भी यहाँ पे देखिए अगेंस्ट और डाउन टू द, अगेंस्ट होता है, एक अक्रॉस होता है। देखिए अक्रॉस द, जब हम अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू कोई भी चीज ले जाएंगे, जैसे मैंने बात किया अक्रॉस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अपने हायर टू लोअर मूव कर रहा था, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन सेम चीज को अगर हम यहाँ से चढ़ा के ले जाएं तो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये हमारी हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए, इस सब्सटेंस को ड्राइव करने के लिए, इस सब्सटेंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ले जाने के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, मूव सब्सटेंस डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ ओनली देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैंने बताया हमें यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये होती है हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पे देखिए एक्टिव मीन्स एटीपी, पैसिव मीन्स नो। यहाँ पे देखिए ए फॉर एटीपी, ए फॉर एक्टिव। अगर एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे एटीपी खर्च होगी, अगर पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है हमारा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये हमारी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक। वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, मूव मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन स्मॉल वेसल्स। जो भी हमारी स्मॉल वेसल्स होती हैं वो उसमें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या होती है हमारी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कराना अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन स्मॉल वेसल्स आइदर बाय द एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मींस सेल क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी सेल्स के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। सेल्स के बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, ये क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। इंडोसाइटोसिस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी सेल्स के अंदर मूव हो जाएंगे, ठीक। ये होती है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। एक एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर मूवमेंट मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कुछ बड़े कार के माक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली हमारे बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमारे बॉडी में कुछ वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का जरूरत होती है, जो भी वेसल्स के थ्रू इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारी सेल्स आइदर बाय द एक्सोसाइटोसिस या फिर इंडोसाइटोसिस सेल इनगल्फ कर लेंगी को, ठीक। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या प्रिंसिपल होता है उसके बारे में थोड़ा देखें। ये हमारी जो लेक्चर होगी ना जी बहुत लंबी होगी, और ये इसमें क्या होगा, मतलब जो भी हमारे सेल्स जो भी हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे, लगभग ये 2-3 लेक्चर तो लेगा। मैंने बोला 2 में खत्म करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा 2 में खत्म हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक।
अगर सेल्स को अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम आगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो सेल्स होती है हमारे बॉडी की बहुत कुछ नॉलेज यहीं से मिल जाता है। ठीक, जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्स के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में बात करें, random mixing of particles insoluble as a result of particle kinetic energy. More molecules move away from the area of high concentration to the area of लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जो भी हमारी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एरिया ऑफ अगर हाई कंसंट्रेशन से, अगर जहाँ पे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, अगर वहाँ पे कम है तो जब हम पाइप लगाएंगे तो कम से ज़्यादा में से कम में जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा तो उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। द ग्रेटर ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया द ग्रेटर ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन बिटवीन टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द ग्रेटर ऑफ डिफरेंट इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जब भी हमारे मेम्ब्रेन्स में दो साइड्स में कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना ही अधिक रेट से उसमें डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जितना ग्रेटर रेट से उसमें कंसंट्रेशन बिटवीन टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन, जो भी हमारी जितना तेजी से दो साइड हमारे मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उतना रेट फास्टर रेट डिफ्यूजन होगा। ठीक है, हायर द टेम्परेचर, जो भी हमारी बॉडी की जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होगा। मीन्स टेम्परेचर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, डिफ्यूजन की। जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना तेज तेज से डिफ्यूजन चालू हो जाएगा। ठीक ठीक, लार्जर द साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस द लोअर ऑफ रेट ऑफ, जितना बड़ा डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, मान लीजिए इतने बड़े में डिफ्यूजन करानी है तो फास्टर रेट होगा, अगर इतना में करानी है, इतने बड़े में करानी है तो और स्लो होगा, इसके कंपैरिजन में इसमें स्लो होगा। जितना ज्यादा सब्सटेंस का क्या होगा, जितना ज्यादा सब्सटेंस का साइज होगा, डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का साइज होगा, उतना स्लो रेट होगा हमारा डिफ्यूजन का। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, अगर हम किसी सरफेस इंक्रीज इन द रेट, अगर किसी चीज का सरफेस एरिया क्या करते हैं बढ़ा दें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जितना तेजी से डिफ्यूजन चालू हो जाए। इस मान लीजिए हमारी ये स्फेरिकल शेप में क्या है, आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी को हम बाइकॉनकेव क्यों रखते हैं, बाइकॉनकेव इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और जो भी हमारी ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो बढ़ जाए। इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करेंगे, बाइंड अप होंगे। जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड अप होंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी बाइंड अप होगा, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बना रहे हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन रेट भी बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। अगर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का साइज बड़ा करेंगे तो हमारी रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगा। ठीक, इंक्रीज डिफ्यूजन डिस्टेंस स्लो द रेट, अगर हम डिफरेंट इंक्रीज करेंगे तब इंक्रीज डिफ्यूजन सब्सटेंस की क्या कर देंगे, डिस्टेंस, हम डिफ्यूजन सब्सटेंस की क्या कर देंगे, डिस्टेंस को जब डिक्रीज करेंगे इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा डिफ्यूजन जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी स्लो हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जब हमारी मॉलिक्यूल्स का इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड इन डिफ्यूजन, जो भी हमारी मॉलिक्यूल्स की इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका जो भी इक्विलिब्रियम होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, रीचेज हो जाएगा, मीन्स पहुंच जाएगा। ठीक, क्रिस्टल्स ऑफ ड्राई डे placed a cylindrical of water, net diffusions from the higher concentration dye concentration to the lower concentration of dye. Equilibrium has been reached in the far right cylinder. ठीक, ये इसमें एग्जांपल की बात की गई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें एक सिलेंडर दिया, ठीक है, इसमें दो सब्सटेंस को रख दिया, ठीक, उसके बाद उसमें क्या कर दिया, उसके बाद यहाँ पे रख दिया, लेकिन कुछ समय बाद देख रहे हैं कि जो फॉर रखा सब्सटेंस उसमें क्या होगा, डिफ्यूजिंग रेट मींस क्रिस्टल्स का जो भी इक्विलिब्रियम है वो कुछ ना कहीं रिचेज हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारी डिफ्यूजन की सब्सटेंस हो गई। ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में बात करें। देखिए, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मींस वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस का कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होना फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, उसके हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स में मूव करना, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसमें देखिए क्या दिया है, नेट मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस through the selective permeable membrane
फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। मैंने यही बताया कोई भी हमारी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 2 बीकर लिया हम लोगों ने, ठीक, 2 बीकर लिया, 2 बीकर लिया, ठीक है, इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक पाइप लगाया, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से जो भी हमारी वाटर है यहाँ पे, यहाँ तक फील है, यहाँ पे इसमें यहाँ तक फील है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, वाटर का मूवमेंट जो होगा, हमारी जो वाटर की मूवमेंट होगी, कहीं ना कहीं हमारी वाटर की मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी। जो भी हमारी वाटर की मूवमेंट होगी यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है वाटर का, ज्यादा वाटर है, ठीक है। तो किसके थ्रू हो रही है, एक सेमी परमिएबल के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, जो कि क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है, एक्वापोरिन्स है, जो कि ओनली फॉर किसके लिए है, ये जो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू यूज करती है, हेल्प करती है, जो कि केवल अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में। तो जब हम यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, जब यहाँ से वाटर का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम ऑस्मोसिस। मींस हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, किसके थ्रू, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बाइलेयर, डिफ्यूजन होती है लिपिड बाई, एक्वापोरिन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, दैट्स फंक्शंस एज अ वाटर चैनल। जो भी एक्वापोरिन्स होती हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि एक फंक्शंस करती है वाटर चैनल्स के रूप में, जो कि केवल वाटर की एंट्री को ही अलाउ करती है। इट्स अकर ओनली इफ द परमिएबल, जो भी कोई भी मेम्ब्रेन होती है वो अकर तभी करेगी जब वो मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, किसके लिए, वाटर के लिए, नॉट फॉर एनी सर्टेन सॉल्यूट, इसमें कोई भी सॉल्यूट इंटर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें होती है आरओ, आरओ का भी फंक्शन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। कैसे होता है इसमें देख लेते हैं। जो भी हम पानी पीते हैं आरओ का, वो उसको बोलते हैं आरओ का पानी पिया। आरओ का पानी का क्या काम होता है, आरओ होता है ऑस्मोसिस का रिवर्स। ऑस्मोसिस में क्या था हमारा, जो भी हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स थी वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रही थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही थी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो जो नेट मूवमेंट था हायर से लोअर था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रेशर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे किसी प्रेशर के थ्रू, ठीक है, किसी क्वाइल के थ्रू, कोई भी इक्विपमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रेशर क्या कर देंगे, एक्सर्ट कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे, ठीक। अब देखिए जो भी मूवमेंट होगा हमारा वाटर का, ठीक है, उसको होना चाहिए हायर से लोअर। लेकिन अब क्या करेगा, अब जब हम क्या करेंगे, जब इधर से प्रेशर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट मूवमेंट लोअर टू हायर होगा, जो कि ऑस्मोसिस का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी हम इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सॉल्यूट होंगे वो इजिली क्या हो जाएंगे, इजिली क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, जो कि हमारी पानी हो जाएगी शुद्ध, जिसको बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। ये रही बात हमारी। ऑस्मोसिस की उल्टा, उसके नाम में ही इसका काम छिपा है। रिवर्स मींस उल्टा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की उल्टा। ऑस्मोसिस हायर से लोअर जाता था, ये लोअर से हायर जाएगा थ्रू एक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस में कोई भी प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इस इमेज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं है, ठीक है, लेफ्ट और राइट पाइप है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक प्रेशर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी नेट मूवमेंट था वो इधर से इधर था, ठीक है, इधर से इधर था। इसमें क्या है, ये अशुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी। इसमें क्या है, देख रहे हो आप, सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। नेट मूवमेंट यहाँ से इधर है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक प्रेशर देंगे, हाइड्रोफिलिक प्रेशर देंगे, ठीक है, ठीक है, एक अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। जब ऑस्मोसिस प्रेशर जो भी इसको देंगे, जब इसको ऑस्मोसिस प्रेशर देंगे, तो जो भी हमारी मूवमेंट होगी ये किधर से जाएगी, ये इधर से जाएगी, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब यहाँ से जाएगी तो जो भी हमारी सॉल्यूट्स होंगे ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे लगी है एक्वापोरिन, जो क्या करती हैं, ओनली अलाउ टू द, किसको, एक्वापोरिन्स, ओनली अलाउ टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने। जब हम यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो इस पानी के साथ अगर कोई अशुद्ध मतलब कण या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट इसके साथ अगर पड़ा है, तो ये क्या करे, इजिली यहाँ से प्यूरिफाइंग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आरओ, ठीक। ये होती है हमारी आरओ, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए प्योर, अब यहाँ पे दिया है, प्योर वाटर ऑन द लेफ्ट साइड, a membrane impermeable to the solute found to the right side. Pure water on left side, जो भी हमने देखा कि जो भी हमारी प्योर वाटर थी वो लेफ्ट साइड में थी,
मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू सॉल्यूट फाउंड इन द राइट साइड। जो भी हमारी सॉल्यूट पाए जाते थे राइट साइड में वो इसके लिए इम्परमिएबल थी मेम्ब्रेन, जो कि एक्वापोरेंस केवल वाटर को अलाउ करती है। ठीक, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जो भी हमारी मूवमेंट थी वाटर की क्या से थी, लेफ्ट से राइट थी, क्योंकि यहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था, वहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा था। जो भी मूवमेंट होगा लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, until the hydrostatic pressure osmotic pressure start to push the water back to the left। अब हम उसमें क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारी वाटर थी वो बैक मूव होने लगी। किसमें, जो वाटर को जाना चाहिए था लेफ्ट से राइट में, ठीक है, लेफ्ट से राइट में लेकिन जब यहाँ पे हम राइट वाले पे क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए जो कि ऑस्मोसिस प्रेशर थी, तो वहां पे जो मूवमेंट थी वाटर की वो बैक होने लगी लेफ्ट के साइड में, जिसको हम क्या करते हैं, अप्लाइड द टोनिसिटी ऑफ आरबीसी इन द लैब। ठीक, ये हमारी होगी और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगले वाली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे दिया हमारा अफेक्ट द टोनिसिटी ऑफ आरबीसी इन द लैब। हमारी आरबीसी की टोनिसिटी लैब में कैसे इफेक्ट होती है, इसको देखते हैं। नॉर्मल द ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ द इनसाइड द सेल्स इज इक्वल टू द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। जो भी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर होगी किसकी, सेल्स की अंदर में, तभी वो हमारे बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम अटेंड करके रखेगा। ठीक, सेल्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। अंदर का भी प्रेशर सेम है, बाहर का भी प्रेशर सेम है। इसमें क्या है, सेल्स आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कोई नेट मूवमेंट नहीं है। ठीक, लेकिन इफेक्ट ऑफ फ्लूइड ऑन आरबीसी इन द लैब, वाटर इंटर्स इन द सेल्स फास्टर देन द इट लीव्स। अब इसमें क्या हुआ, इफेक्ट हो गई इसकी फ्लूइडिटी की, आरबीसी की फ्लूइडिटी लैब में क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, जिसमें क्या होगा, वाटर जो होगा वो फास्टर रेट से क्या होगा, इंटर करने लगेगा सेल्स में। ठीक है, वाटर इंटर लीव द सेल्स इज इक्वल अमाउंट एंड वाटर लीव द सेल्स, जिसके वजह से क्या होगा, वाटर जब लीव करेगा तो जो भी सेल्स होगी वो इक्वल अमाउंट में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से जो भी सेल्स होगी वो बर्स्ट कर जाएंगे। ठीक, इसमें दो कंडीशंस होती है, एक होती है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तीन तरह के सॉल्यूशंस रखे जाते हैं। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन ये दोनों में होती है, सेल बर्स्टिंग का हो जाता है, एक सेल सिंकेज का हो जाता है। ठीक है, तो उसमें उसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी इन मेसर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की बातें हम अगले वाले वीडियो में करेंगे हम लोगों ने, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए यहाँ से मैं फिर एक बार लूंगा ये इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑफ आरबीसी से, फिर एक बार अगले वाले स्लाइड में लेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो भी चीजें नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अगले वाले स्लाइड में उसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and be ready for next video. Okay, thank you.